मैं पुनीत आप सभी के लिए फिर से ट्रक ड्राइवर्स की कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर आया हूँ जिनको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की घटना की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम कैलिन है। पिछले 7 सालों से ट्रक चलाता आ रहा हूँ। इतने सालों में बहुत कुछ मैंने देखा है, एक्सीडेंट, झगड़े, सड़क पर मरे हुए जानवर। लेकिन जो मैंने उस दिसंबर की रात को नवेदा में देखा, उसने मेरी जिंदगी की हर हकीकत पे शक करने पे मजबूर कर दिया। मैं हमेशा खुद को एक प्रैक्टिकल आदमी मानता आया हूँ, जो चीज़ें आँख से देखी जा सके, जिन्हें छुआ जा सके या फिर जिन्हें नापा जा सके। मैं केवल उन्हीं बातों को सच मानता था। भूत, प्रेत, आत्माएं, यह सब मुझे बस कहानियाँ लगती थी। लेकिन उस बर्फीली रात के बाद अब मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जवाब कोई लॉजिक नहीं दे सकता। वे रात भी वैसे ही शुरू हुई थी जैसे बाकी रूट्स होती हैं। मैं लॉस एंजेलिना से साल्ट लेक सिटी जा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स का लोड लेकर इस रास्ते से मैं कई बार जा चुका था। मौसम का रिपोर्ट साफ आसमान दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही नवेदा बॉर्डर पार किया, मौसम ने करवट ले ली। हल्की बर्फबारी धीरे धीरे एक भयंकर बर्फबारी तूफान में बदल गई। हवा इतनी तेज थी कि पूरा ट्रक हिल रहा था। तापमान माइनस में जा चुका था और हर झोंके से ऐसा लगता जैसे हवा नहीं, बर्फ के चाकू चल रहे हों। रात के करीब 12 बज चुके थे। मैंने 2 कारों को देखा जो सड़क से फिसलकर खाई में गिर चुकी थी। विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि ट्रक की हेडलाइट भी बस कुछ ही फीट तक पहुंच पा रही थी। मैं मुश्किल से ही 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में अपने ट्रक को चला पा रहा था। मन में ख्याल आया कि कहीं रुक जाऊं और तूफान थमने का इंतजार कर लूं। लेकिन अगला शहर करीब 40 मील दूर था और ऐसे मौसम में सड़क के किनारे रुकना भी किसी खतरे से कम नहीं होता। तभी मैंने एक चीज देखी। सड़क के बिल्कुल किनारे बर्फीले तूफान के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वे अपने दोनों हाथ हिला रही थी जैसे किसी से मदद मांग रही हो। पहली सोच मेरे दिमाग में यह आई कि आगे बढ़ जाऊं। आजकल तो बहुत लोग फंसाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ झूठा एक्सीडेंट दिखाकर लूटपाट कर लेते हैं। लेकिन उस रात हालात कुछ और ही था। इतना भयंकर तूफान था कि कोई भी समझदार इंसान इस मौसम में बाहर नहीं निकलता। हो सकता है वह सचमुच मुसीबत में हो। मैंने ट्रक धीरे धीरे करके उसके पास रोका। उससे करीब 20 फीट आगे मैंने अपने ट्रक की हेडलाइट लाइट ऑन की और साइड मिरर से देखा। वह औरत मेरी तरफ दौड़ती आ रही थी। उसके कपड़े पुराने और पतले थे, जो इस ठंड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। ना टोपी, ना दास्ताने, बाल खुले हुए, चेहरा बर्फ से ढका हुआ। वे कांप रही थी। मैंने झुककर पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला। जैसे ही वे अंदर आई, ठंडी हवा का झोंका पूरे केबिन में फैल गया। उसके बाद वो पास वाली सीट पर बैठ गई। अपने दोनों हाथों को अपने गोद में जोड़कर वे कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने जब उसे करीब से देखा तो पता लगा कि वो तकरीबन 35 साल की होगी। रंग बहुत फीका, आंखें बड़ी और गहरी। उसके कपड़े किसी पुराने जमाने के लग रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों, मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, धन्यवाद रुकने के लिए। मुझे नहीं लगा था कि कोई भी रुकेगा। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ इस तूफान में क्या कर रही हो? आपकी गाड़ी कहाँ है? आप घायल तो नहीं हो? वे बस सिर हिलाकर बोली, मेरी कार सड़क से फिसलकर एक गड्ढे में जा गिरी है। मैं काफी देर से चल रही हूँ। मुझे घर जाना है, मीडोब्रुक सेमेट्री तक। सेमेट्री? मैंने दोहराया। थोड़ा अजीब लगा, घर की जगह कब्रिस्तान। पर उस वक्त सवाल करने का समय नहीं था। वे हाइपोथर्मिया से मर भी सकती थी। मुझे याद था आगे करीब 15 मील पर मीडोब्रिक नाम का एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। सोचा वहीं पे कोई कब्रिस्तान होगा और शायद उसी के आसपास इसका घर हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ, बस आप यहीं बैठे रहिए और थोड़ी गर्म हो जाइए। उसके बाद वह औरत चुप हो गई और बस सामने बर्फ को देखने लगी।
मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की ताकि उसका नाम या नंबर मिल सके, ताकि मैं किसी को कॉल कर सकूं, लेकिन हर सवाल पे बस वो एक छोटी सी जवाब देती और बिल्कुल अधूरा। उसने बस इतना कहा, मेरा नाम एलिजाबेथ है, किसी को मत बुलाइए, मुझे बस मेरे घर तक पहुंचना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े मुझे उसमें कुछ और भी अजीब अजीब बातें नजर आने लगी। इतने ठंडे मौसम में बाहर चलने के बाद भी उसके कपड़े गीले नहीं थे। जब वो अंदर आई थी तो बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल साफ हो चुकी थी और साथ ही में बर्फ गलने के बाद भी ना तो कोई पानी की बूंद थी और ना ही वहां का फर्श गीला था। और उसकी त्वचा अभी भी इतनी ठंडी और सफेद लग रही थी जैसे बर्फ खुद उसके अंदर जम चुकी हो। थोड़ी देर बाद उसने अचानक कहा, आगे से मुड़िए, सामने एक गेट होगा। मैंने गाड़ी घुमाई और मैंने देखा सच में लोहे के 2 ऊंचे गेट बर्फ में आधे दबे हुए थे। ऊपर लिखा था मिडाउ ब्रिक सेमेट्री। मैंने ट्रक साइड में रोक दिया। मैं बिल्कुल उलझा हुआ था और मैंने उससे कहा, आपको तो आपके घर जाना था ना, पर यह तो कब्रिस्तान है। वह पहली बार मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें की ठंडक मेरे दिल में उतर गई और फिर उसने धीरे से कहा, मैं घर पहुंच गई हूं। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता उसने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर उतर गई। बिना पीछे देखे वे गेट की ओर चली गई। बर्फीली हवा में उसका काला कोट उड़ रहा था। मैंने देखा उसने गेट भी नहीं खोला, बस वो उसके आर पार निकल गई, जैसे वहां पे कभी गेट था ही नहीं। ये चीज देखने के बाद मैं बिल्कुल जम गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दिमाग कह रहा था, तू गलत देख रहा है, तूफान है, हो सकता है तेरी नजरें धोखा दे रही हो। लेकिन अंदर से एक डर उठ रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने टॉर्च उठाई, जैकेट पहनी और बाहर निकला। बर्फ घुटने तक पहुंच रही थी। जब मैं गेट तक पहुंचा तो मैंने देखा कि वे पुराने जंग लगे चैन से जकड़े हुए थे। कई सालों से शायद वे खुले भी ना हो। मैंने टॉर्च गेट के अंदर मारी। अंदर बहुत सारी कब्रें थी, छोटी बड़ी, पुरानी नई। और फिर मेरी नजर एक बड़ी काली कब्र पे पड़ी जिसके ऊपर लिखा था एलिजाबेथ हॉलवे। मैं करीब गया, उस कब्र पर जमी बर्फ हटाई और वहां पर मैंने पढ़ा एलिजाबेथ हॉलवे, जन्म 15 मार्च 1961 और मरने का दिन 18 दिसंबर 1994। इसे पढ़ने के बाद मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फोन निकाला, स्क्रीन पर मैंने तारीख देखी। तारीख थी 18 दिसंबर 2024। ठीक 30 साल बाद उसी दिन कब्र के नीचे एक आखिरी लाइन लिखी हुई थी, हाईवे 50 पर बर्फीले तूफान में सड़क दुर्घटना में मृत्यु। ये सब पढ़ने के बाद ऐसा लगा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस औरत को मैंने अभी अभी लिफ्ट दी थी वो 30 साल पहले ही उसी हाईवे पे मर चुकी थी। मैं पीछे हटते हुए गिर पड़ा। टॉर्च हाथ से छूट गई। किसी तरह मैं वहां से उठा, ट्रक की तरफ भागा। मैंने दरवाजा बंद किया और उसे लॉक कर दिया, यह सोचकर कि कहीं वह औरत फिर दोबारा ना लौट आए। मैंने पैसेंजर वाली सीट पर नजर डाली। वे बिल्कुल खाली पड़ी थी। ना कोई पानी, ना कोई निशान, कुछ भी नहीं, बस ठंड। उसके बाद मैंने ट्रक स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा। उस रात मैंने दोबारा रुकने की हिम्मत नहीं की। पूरी रात में गाड़ी चलाता रहा, सीधा साल्ट लेक सिटी पहुंचा। टैंक लगभग खाली हो चुका था। डिपो पहुंचकर मैंने डिस्पैचर से कहा, मुझे नवेदा रूट से हटा दो। वे बिना कुछ पूछे मेरी बात मान गए। कुछ हफ्ते बाद मैंने दूसरे ड्राइवरों से भी सुना, वे कभी कभी उस जगह पे उन्हें एक औरत दिखाई देती है बर्फ में हाईवे 50 पर, और वे सबसे यही कहती है, मुझे मिडो ब्रुक सेमेट्री तक छोड़ दो। अब मैं दिसंबर में कभी भी नवेदा नहीं जाता, लेकिन हर साल 18 दिसंबर की रात जब बर्फ गिरती है मुझे याद आता है एलिजाबेथ हॉलवे की वे ठंडी आंखें। शायद वे अभी भी वहीं पर ही है, उसी सड़क पे और उसी बर्फ में, अभी भी किसी ट्रक से घर तक पहुंचने की सवारी मांगती होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये पहली घटना? मैं उम्मीद करता हूँ ये पहली स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। मैं पिछले 22 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सड़कों पर ही गुजरा है। दिन रात गाड़ी चलाना, कभी धूप, कभी बारिश, कभी बर्फ,
नींद और खाना भी उसी हिसाब से मिलते हैं। कई बार तो लगातार 22 घंटों तक स्टीयरिंग पर बैठा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि डिलीवरी टाइम पर हो सके। मैं मानता हूँ इस काम में डर की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि अगर डरने लगे तो सड़क पर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उस रात जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद से मेरे अंदर से हिम्मत का वह हिस्सा जैसे हमेशा के लिए गायब ही हो गया। मैं उस रास्ते से आज तक दोबारा नहीं गुजरा, और जब भी कोई उस जगह का नाम लेता है तो मेरे अंदर कुछ सिरहन उठ जाती है। वे दिसंबर की आखिरी रात थी। ठंड ऐसे कि सांस बाहर निकलते ही धुआं बन जाती थी। मैं यूटा से माल लेकर नेवेडा की तरफ जा रहा था। रास्ता पहाड़ी और सुनसान था। उस इलाके के लोग उसे लोनली रोड कहते थे, और सच कहूँ तो यह नाम उस जगह पर पूरी तरह फिट बैठता था। वहाँ ना कोई आबादी थी और ना ही कोई दुकान और ना ही कोई ढाबा, बस लंबी और काली सड़क जो जाने कितने दूर तक चली जाती हो, और उसके दोनों तरफ बर्फ से ढके हुए वीराने ज़मीन। कभी कभी लगता जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चला आया हूँ। सड़क इतनी सीधी थी कि कई बार सामने से हवा टकराती और लगता जैसे कोई चीख रहा हो। रात के करीब 9:30 बजे होंगे। आसमान बादलों से भरा हुआ था और चांद का बस हल्का सा टुकड़ा दिखाई दे रहा था। ट्रक का हीटर हल्का चालू हुआ था। रेडियो पर धीमी धीमी कंट्री म्यूजिक चल रही थी और मैं अपने मग में बची कॉफ़ी पी रहा था। हेडलाइट की रोशनी आगे तक 2 लंबी रेखाओं की तरफ फैल रही थी और उसके आगे बस अंधेरा ही अंधेरा। कई बार जब हवा चलती तो कोई झाड़ी हिल जाती और मैं सोचता शायद कोई जानवर होगा। ऐसे रास्तों पर अकेलापन इतना गहरा होता है कि हर हवा डर बन जाती है। टायर का घसीटना, इंजन की गिड़गिड़ाहट या फिर अपनी ही सांसें। करीब 20 मील चलने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ पड़ा हुआ है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लगा कोई हिरन या लोमड़ी मरी होगी। यहाँ ऐसे जानवर अक्सर सड़क पर आ ही जाते हैं और गाड़ियों से टकरा जाते हैं। लेकिन जब ट्रक थोड़ा और पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वे चीज़ हिल रही थी। मेरी बाहें सिकुड़ गई। मैंने धीरे से स्पीड कम की और हेडलाइट को नीचे झुका दिया ताकि मैं उसे साफ देख सकूं। उस पल जो मैंने देखा, मेरी रूह जम गई। वे कोई हिरन नहीं था और ना ही कोई इंसान। वो एक चीज़ कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ना देखा था। वे चीज़ सड़क के बिल्कुल किनारे झुकी हुई थी, जैसे किसी मरे हुए जानवर की मांस खा रही हो। उसकी पीठ पर हड्डियां बाहर निकली हुई थी और चमड़ी ऐसे जैसे कई दिनों से जली हुई हो। बालों की जगह सूखी काली परतें थी जो जगह जगह से फटी हुई लग रही थी। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, सड़ी मांस जैसी, जो सीधा पेट तक पहुंचकर अंदर एक अजीब सी कंपन पैदा कर दे रही थी। मैंने डर के मारे हॉर्न बजाया। वे चीज़ रुकी, लेकिन सिर नहीं उठाया। बस कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर रही और फिर अचानक ऐसे हिली जैसे उसे गुस्सा आ गया हो। उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उस एक पल में मेरी सांसें रुक गई। उसकी आंखें नहीं थी, नहीं, मैं उन्हें आंखें नहीं कह सकता। वे 2 काले गड्ढे थे जिनमें कोई चमक नहीं थी, बस एक गहराई थी जैसे अंधेरे में डूब गई हो। उसके मुंह के कोने से खून की धारा लटक रही थी और दांतें इतने लंबे थे कि आधे बाहर निकले हुए थे। मैंने बिना देर किया ट्रक को गियर में डाला और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। इंजन गरजा, ट्रक झटके से आगे बढ़ा और मैं बस पीछे देखे बिना आगे निकल पड़ा। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, इतनी तेजी से कि उसकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं चाहता था जल्दी से जल्दी उस जगह से निकल जाऊं, लेकिन डर वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। करीब 1 मील आगे बढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि ट्रक के पीछे कुछ है। पहले लगा शायद टायर पर बर्फ अटक गई होगी, क्योंकि एक अजीब सी आवाज़ बार बार आ रही थी। एक ऐसी आवाज़, ठक ठक ठक। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी। फिर भी वो आवाज़ लगातार आ रही थी, जैसे कोई ट्रक के पीछे लटक कर चल रहा हो। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली, ट्रक को धीरे धीरे रोका और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। हवा इतनी ठंडी थी कि चेहरा मेरा सुन्न पड़ गया था। चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने ट्रक के पीछे जाकर टॉर्च की रोशनी फेंकी। सब कुछ ठीक था, वहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई, बहुत हल्की, जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रहा हो।
रुक जाओ। उस पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक का दरवाजा खोला और उसे बंद कर दिया और इंजन स्टार्ट कर दिया। मैं पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा, अगर वे चीज़ जानवर नहीं थी तो वे क्या थी, और वे मुझे रुकने के लिए क्यों कह रही थी। मैंने ट्रक दोबारा चालू किया और तेजी से सड़क पकड़ ली। उस वक्त बस मेरा एक ही ख्याल था, जल्दी से इन सुनसान इलाके से निकल जाऊं। लेकिन जितना मैं ट्रक तेज कर रहा था, उतनी ही अजीब चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। ट्रक के पीछे से अभी भी वह हल्की सी खटखटाहट की आवाज़ आ रही थी, और उसके बाद फिर वह आवाज़ बंद हुई और कुछ देर के लिए सन्नाटा हुआ, और उसके बाद फिर से वही आवाज़। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद बर्फ़ या पत्थर टायर से टकरा रहे होंगे, पर अंदर कहीं मुझे यकीन था कि बात कुछ और ही है। करीब 10 मिनट बाद उस सड़क पे एक मोड़ आता है। उस सड़क के मोड़ के आगे एक छोटा सा पुल आता है, जिसके नीचे सूखी नदी गुजरती है। जब मैं उस पुल के करीब पहुंचा तो अचानक ट्रक की हेडलाइट झपकी मारने लगी। पहले 1-2 बार, फिर पूरी तरह बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। ट्रक का इंजन चालू था, पर हेडलाइट बंद हो गई थी। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक धीरे धीरे रुक गया। बाहर इतनी ठंडी थी कि शीशे पर भी धुंध जम गई थी। मैं हैंडल पर झुककर आगे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस काला सन्नाटा। उस वक्त ट्रक के ऊपर कुछ गिरने की आवाज़ आई, इतनी तेज कि पूरा ट्रक हल्का सा हिल गया था। मैंने झटके से ऊपर देखा, छत के बीचों बीच कुछ भारी चीज़ गिरी थी। अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पंजे से मेरे ट्रक को खरोच रहा है। वे चीज़ सुनने के बाद मैं बिल्कुल जम गया था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी रह गई। मैंने कुछ नहीं किया, बस बैठा रहा और सुनता रहा। कुछ पल सा नाटा छा गया, फिर धीरे धीरे ट्रक की छत पर कुछ रेंगने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर अपने चारों पैरों पर रेंग रहा हो। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि आवाज़ मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैं जानता था अगर मैं बाहर गया तो वापस नहीं लौटूंगा। मैंने ट्रक का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और बस एक ही काम किया, इंजन का एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, ऊपर से कुछ फिसला और गिरकर सीधा विंडशील्ड पर आ गया। मैंने एक झलक में उस चीज़ को देखा और कसम खाता हूँ वो इंसान नहीं था। उसके चारों पैर बहुत लंबे थे, लगभग मकड़ी जैसे। सिर लंबा और बहुत विकृत था, जैसे किसी ने चेहरा खींचकर लंबा कर दिया हो। आंखें अभी भी वैसी ही थी, 2 गहरे काले गड्ढे। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें से कुछ धुंध जैसी चीज बाहर निकल रही थी, जैसे ठंडी हवा में कोई सांस लेता है तब दिखाई पड़ती है। वह ट्रक के शीशे से चिपका हुआ था और मैं उसकी हरकतें देख रहा था। उसने एक पंजा उठाया और शीशे पे मारा। शीशा पूरा कांप गया, लेकिन टूटा नहीं। फिर उसने वही चीज़ दोहराई, लेकिन इस बार बहुत तेज से। मैंने डर के मारे ट्रक मोड़ा और तेज से हॉर्न बजाने लगा। ट्रक डगमगाया, लेकिन आगे बढ़ता गया। मैंने देखा कि वे चीज़ अब ऊपर से फिसल कर नीचे गिर गई थी। मैं जितनी स्पीड में जा सकता था उतनी स्पीड में मैंने ट्रक चलाने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मेरे पैर ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों दबा रखे थे। रेडियो अपने आप ऑन हुआ। उसमें से सिर्फ स्टैटिक की आवाज़ आ रही थी, और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, क्यों भाग रहे हो? उस आवाज़ को सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रेडियो अपने आप बंद हो गया, फिर दोबारा ऑन हुआ। इस बार एक महिला की धीमी आवाज़ आ रही थी, रुक जाओ। वही आवाज़ जो मैंने कुछ देर पहले सुनी थी। मैंने तुरंत रेडियो का स्विच तोड़ दिया। अब अंदर बस इंजन की आवाज़ थी और मेरी सांसों की आवाज़। करीब 5 मील बाद जब सड़क थोड़ी खुली और सामने एक छोटा सा ट्रक स्टॉप दिखा, मैंने ब्रेक लगाया। ट्रक स्टॉप पर बस एक गाड़ी खड़ी हुई थी, पुरानी पिकअप। चारों तरफ अंधेरा, बस दूर एक हल्की सी ट्यूबलाइट जल रही थी जो बार बार झपक रही थी। मैं बाहर निकला। टांगें इतनी कांप रही थी कि मुश्किल से ही जमीन पर टिक पा रही थी। मैंने खुद को संभाला और वहां अंदर गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, शायद वो वहीं का मालिक था। उसने मेरी हालत देखी और कहा, क्या हुआ भाई, कोई भूत देख लिया क्या? उसके बाद वह हंसने लगा। उसकी हंसी में भी
अजीबपन था। मैंने कांपते हुए कहा, आप यहाँ के हैं? उसने सिर हिलाया। 30 साल से। और फिर उसके बाद उसने बोला, तू किधर से आया है? मैंने उससे कहा, लोनली रोड से। बस यह सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। उसने सिगरेट को स्ट्रेट में दबाया और धीमे से बोला, वे रास्ता रात में नहीं लेना चाहिए था। मैंने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा और बहुत धीरे से कहा, क्योंकि वो जो तेरा पीछा कर रहा है अब तुझे अकेले नहीं छोड़ेगा। उस पल मेरा गला सूख गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। बूढ़े ने आगे झुककर कहा, वे जिसे देखता है वे उसे हमेशा याद रखता है और फिर रात में वापस आता है, और यहाँ तक वे सपने में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं वहीं बैठा रहा। बाहर हवा चल रही थी। दरवाजों की चरमराहट गूंज रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक के बाहर कोई चल रहा हो। धीरे धीरे खुरसते हुए आवाज। मैं उस बूढ़े की बात सुनकर पत्थर सा हो गया था। बाहर की ठंडी हवा अब कमरे के अंदर घुस चुकी थी और उस छोटी सी दुकान में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे दीवारें भी किसी डर से कांप रही हो। बूढ़ा आदमी अब मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें में एक ऐसी चमक थी जो इंसान की नहीं लग रही थी। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा, आपका मतलब क्या है? वे चीज़ क्या थी? उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उठकर खिड़की की तरफ बढ़ गया और पर्दे के पीछे से झांका। कुछ पल बाद उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, वे आ गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलटकर दरवाजे की ओर देखा। कांच के पास अंधेरे में वे चीज थी, पर उस अंधेरे में कोई हल्की सी हरकत थी, जैसे कोई छाया दरवाजे के पास घूम रही हो। मैंने अपनी सांसें रोक ली। बाहर कुछ कदमों की आहट आई, भारी और धीमे। हर कदम जमीन पर कांप रहे थे। बूढ़ा आदमी अब कांप रहा था। उसके होंठों से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने धीरे से कहा, शायद कोई जानवर होगा। उसने सिर हिलाया, नहीं, यह कोई जानवर नहीं है। तभी बाहर से कुछ जोर से खरोंचने की आवाज आई। दरवाजे की लकड़ी जैसे अंदर की तरफ मुड़ रही हो। मैंने देखा दरवाजे के नीचे से बर्फ के साथ साथ कुछ काला सा तरल चीज अंदर आ रहा है, गाढ़ा और सड़ा हुआ। बूढ़ा आदमी पीछे हट गया। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या करूं। बाहर की लाइट एक पल के लिए बुझी, फिर झपक कर जली और उसी पल मैंने देखा कांच के उस पार वे चीज खड़ी थी। उसकी लंबाई दरवाजे से भी ज्यादा थी, सिर झुका हुआ और उसकी त्वचा अब साफ साफ दिखाई दे रही थी, काली चमकदार, जैसे किसी ने कोयले से उसे निकाल दिया हो। उसकी आंखें भी अभी भी पहले की तरह ही थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। मुंह आधा खुला हुआ और अंदर से एक धीमी सी गड़गड़ाहट निकल रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में नहीं था। बूढ़ा आदमी पीछे के दरवाजे से भाग निकला, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही वो बाहर गया वे चीज बिजली की तरह मुड़ी और एक ही झटके में उसे पकड़ लिया। उसकी चीख अब भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने मौका पाकर उसी दरवाजे से भागना चाहा, लेकिन बाहर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह बस धुंध और अंधेरा था। मैं ट्रक की ओर दौड़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी छाती से फटकर बाहर आ जाएगा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर घुसा और तुरंत उसे लॉक कर लिया। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन वे चीज एक ही पल झटका खाकर बंद हो गई। लेकिन मैंने फिर कोशिश की। इस बार मेरा ट्रक चालू हो गया, हेडलाइट जली और तभी मैंने देखा वे चीज मेरे ठीक सामने खड़ी थी। वे अब ट्रक से कुछ ही फीट दूर थी। उसके पैरों से धुआं उठ रहा था और उसका सिर हिल रहा था, जैसे वो मुझे देख रहा हो। वे धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी हर चाल जमीन पर बर्फ टूटने की आवाज कर रही थी। मैंने एक्सीलेटर पर पैर जमाया। ट्रक गरजा और आगे बढ़ा। मैंने उसे टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा वह हवा में कहीं गायब हो गया। ट्रक उसके पार निकल गया और मैं लगातार ड्राइव करता रहा, पीछे मुड़कर देखे बिना। करीब 15 मील तक मैं बिना रुके चला। फिर जब हिम्मत हुई तो मैंने पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था, सब कुछ बिल्कुल शांत था। और उसके बाद सीधा मैं नवेदा पहुंच गया। नवेदा पहुंच जाने के बाद मैंने यह बात बहुत लोगों को बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। और मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि वो चीज़ जो मैंने देखी है वे क्या थी। और मेरी आंखों के सामने ही उस चीज़ ने उस बूढ़े आदमी को भी मौत के घाट उतार दिया।
अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ भी पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आज की अपनी तीसरी घटना की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम जेम्स है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं कभी भी रात के समय किसी भी व्यक्ति को अपने ट्रक में लिफ्ट नहीं देता हूँ। हालांकि पहले मैं लोगों को लिफ्ट दिया करता था, लेकिन जब से ये घटना मेरे साथ पेश आई, मेरे अंदर एक डर ने कब्जा कर लिया, जिसी कारण मैं लोगों को रात में कभी भी लिफ्ट नहीं देता और ना ही कभी ट्रक रोकने की हिम्मत जुटा पाता हूँ। बचपन से ही मुझे सिखाया गया था कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए और मैंने कभी भी किसी से बात भी नहीं की। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, चीज़ें बदल गई। अब अजनबियों से बात करना जरूरी हो गया था, खासकर तब जब अकेलापन महसूस होता था। जब मैं ट्रक ड्राइवर बना तो लंबी और सुनसान सड़कों के बीच में घिर सा गया और मैंने उन यात्रियों को लिफ्ट देना शुरू कर दिया जो अपने गंतव्य की ओर जा रहे होते थे। और उनको लिफ्ट देने से मेरी भी तन्हाई मिटती थी और मुझे एक नया दोस्त भी मिल जाया करता था। मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट था जब तक 1 नवंबर की रात नहीं आई। मैंने अपना माल को तय गोदाम में उतार दिया और अपने डिपो की तरफ लौट रहा था। रात भर लंबी ड्राइविंग थी और मैं अब थक सा गया था। कुछ घंटे चलने के बाद मैंने सड़क के किनारे एक आदमी को देखा। उसके पास एक काली थैली भी थी जो कि उसके हाथ में थी। मुझे उसको देख के ऐसा लग रहा था मानो उसकी और मेरी मंजिल सेम ही। आमतौर पे कुछ ऐसे समय होते थे जिस समय मैं अपने ट्रक को नहीं रोकता था, लेकिन पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ कि मैंने अपना ट्रक ठीक उस आदमी के सामने ले जाकर रोक दिया। मुझे ऐसा लगा कि उसको लिफ्ट देना बहुत ही जरूरी है और साथ में ही मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। मैंने ट्रक रोक लिया था, खिड़की खोली और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। हालांकि मैं पहले से ही जानता था कि ये कहाँ जाना चाहता है। उसने बताया कि मुझे बस आगे तक ही जाना है। मैंने उसे कहा कि चलो ट्रक में बैठ जाओ और वो मेरे साइड वाले सीट पर आकर बैठ गया। पूरी तरह से काले कपड़ों में था और उसकी कोट के ऊपरी जेब से एक चांदी की चैन झांक रही थी। पहले तो मैं थोड़ा घबरा गया, फिर खुद को संभाला और उससे हाथ मिलाया। जब मैंने उससे हाथ मिलाया तो उसका हाथ एकदम ठंडा था, एकदम अजीब तरह से ठंडा, जैसे किसी की तबीयत खराब नहीं हो जाती तो त्वचा ठंडी पड़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही। मैंने उसका चेहरा देखा। वो 50 साल के आसपास का लग रहा था, एक स्लेटी कलर की दाढ़ी और तीखी नजरें के साथ, जो कि किसी भी व्यक्ति को चुप करा सकती थी। मैंने गला साफ किया और उससे अपना परिचय दिया और उसने जो अपना नाम बताया वो नाम जैसा लगा ही नहीं, बस एक कड़क और स्पष्ट आवाज थी। मैंने उससे कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, और उसके बाद मैं ड्राइविंग में लग गया। मैंने सोचा कि जब तक वो खुद मुझसे बात नहीं करता मैं भी चुप ही रहूंगा। वह आदमी उस किस्म का लग ही नहीं रहा था जिससे आप कुछ गलत बात कह बैठे। कुछ ही देर बाद मैंने नोटिस किया कि वह लगातार अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा है। बैग से धातुओं के टकराने की आवाज आ रही थी, मानो उसमें लोहे की कोई चीज रखी है। करीब 1 घंटे ड्राइविंग हो गई थी और वह आदमी अभी भी अपने बैग में कुछ खोज रहा था। मैंने देखा कि वह मुझे ही घूर रहा है, जिससे मुझे बेहद बेचैनी सी होने लगी थी। आमतौर पर अगर कोई यात्री चुप हो तो मैं रेडियो चला देता हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते मेरा रेडियो खराब हो गया था। मैंने उसे घूरती नजरों से बचने के लिए उससे पूछा, सर आपकी बैग में क्या है? और उसने उसी पल मुझे पछतावा हुआ। उसने मुझे देखा और एक खुदरी सी आवाज में कहा, अपने काम से काम रखो।
मैं थोड़ी देर के लिए चुप रह गया और बात को मजाक में टालने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही से मैं जान गया था कि यह मजाक नहीं था। जैसे जैसे सफर बढ़ा, बैग में से आती आवाज तेज होती चली गई और वो आदमी अब अजीब सी कोई धीमी धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगा था। इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मैं सोचने लगा कि क्या किया जाए। मैं उसके साथ अगले 3 घंटे और नहीं रह सकता था। अब वो बैग में कुछ बहुत सी चीजें जोर जोर से बजा रहा था और फिर कोई चाकू जैसी चीज किसी और चीज पे घसने की आवाज आई। मैंने और सहन नहीं किया और ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। मैं उससे भिड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा, आपके बैग में क्या है? और उसने फिर से वही जवाब दिया, अपने काम से काम रखो। मैंने सिर हिलाया और झूठ बोलते हुए कहा कि ट्रक का पिछला टायर लगता है शायद पंचर हो गया है, क्या आप उतर के देख सकते हैं जब तक मैं किट निकाल लूं? उसने मुझे नफरत से देखा, फिर ट्रक से उतर के पीछे की तरफ गया। जैसे ही वो ट्रक के पीछे गया, मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया और मैंने ट्रक भगाना शुरू कर दिया। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वह आदमी ठीक ट्रक के पीछे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ खून से सने लग रहे थे। वे तस्वीर अभी मेरी आंखों के सामने आती है जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। मैं किसी तरह डिपो पे पहुंच गया और उस आदमी को भूलने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे याद आया कि उस ट्रक में उसका सामान यानी उसका बैग रख गया था। जाहिर है मैं खुद को रोक नहीं पाया और बैग मैंने खोल दिया। काश मैंने ऐसा ना किया होता। बैग में कई तरह के औजार रखे हुए थे। सब कुछ किसी यातना उपकरण जैसा लग रहा था। चाकू, हथकड़ी, रस्सियां और लोहे की कुछ छड़े, और उन सब पे खून के धब्बे लगे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने वो बैग पुलिस को क्यों नहीं दिया। शायद इसीलिए कि उस पर मेरी उंगलियों के निशान आ चुके थे और मुझे डर था कि शायद कहीं मैं शक के घेरे में ना आ जाऊं। मैं वो बैग अपने घर ले गया और गहराई से खोजबीन शुरू की, और नीचे मुझे एक और भयानक चीज मिली। मेरे ट्रक की तस्वीर, मेरे गाड़ी के नंबर प्लेट की तस्वीर और मेरी तस्वीर, जिसमें मैं वो बैग पकड़े खड़ा था। मैं शायद ही सो पाया, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब मेरी नींद आ गई, मैंने तय किया कि अब चाहे जो हो जाए मुझे पुलिस के पास जाना ही होगा। मैंने बैग एक डिब्बे में रखा और घर से निकलने ही वाला था कि मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पे एक तस्वीर ठोकी गई है, जिसमें मैं बैग पकड़े खड़ा हूँ और उस पर एक नोट चिपका हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा था कि अपने काम से काम रखो। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे साथ ये चीज हुई क्या है, लेकिन उस दिन के बाद मैं इतना डर गया कि मैं पुलिस के पास तो कभी जा ही नहीं पाया। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो आदमी कौन था और वो मेरे साथ क्या करने वाला था, और अगर मैंने उस दिन उसको अपने ट्रक से ना उतारा होता तो पता नहीं मैं आज आपको ये कहानी सुना पाता या नहीं सुना पाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पहली घटना? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम राजू है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये जो घटना मेरे साथ घटी है, उसके बाद तो मैंने होटलों में रुकना ही छोड़ दिया। इसकी भी एक वजह है। मैं कुछ सालों से ट्रक ड्राइवर हूँ और रास्तों में बहुत सी चीजें देखी और झेली भी है। कुछ अनुभव ऐसे हैं जो वक्त के साथ धुंधले हो गए, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव भी हैं जो कि जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। ऐसा ही एक अनुभव है जिससे मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। मुझे एक बहुत लंबी यात्रा पर भेजा गया था। 10 घंटे का क्रॉस काउंट डिलीवरी थी। रेडियो पर सिर्फ बांसुरी की संगीत बज रही थी और मेरी थकावट भी बढ़ती जा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी और अब वाकई बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अब जो भी अगला होटल दिखेगा मैं वहां रुक जाऊंगा। अच्छा हो या बुरा मायने नहीं रखता।
काश मैंने ये चीज ना सोची होती। मैं एक होटल के पास जाकर रुका और आसपास देखा। जगह बिल्कुल भयानक सी लग रही थी। दीवार की पेंटिंग उखड़ी हुई थी, खिड़कियां गंदी थी और साइन बोर्ड के कई अक्षर गायब थे। सबसे अजीब बात तो यह थी कि पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं थी। आम दिनों में इससे साफ संकेत मानकर वहां से चला जाता, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था और दोबारा ट्रक लेकर कहीं और जाने की हिम्मत में नहीं था। मैं रिसेप्शन पे गया तो वहां पे कोई नहीं था। मैंने घंटी बजाई, फिर भी कोई नहीं आया। कुछ मिनट इंतजार किया और बार बार घंटी बजाई। थक कर मैंने वापस जाने का मन बना लिया कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था, जिसके मुंह में मुश्किल से ही कुछ दांत थे और वह अजीब सी मुस्कान के साथ मुझे घूर रहा था। उसने मेरा स्वागत किया और मुझसे पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने बताया कि मुझे एक रात के लिए कमरा चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरा कमरा मेरे ट्रक के सामने ही हो ताकि मैं उस पे नजर रख सकूं। उसने थोड़ा इधर उधर देखा और फिर मुझे एक कमरे की चाबी थमा दी, जिसके ऊपर कमरा नंबर भी लिखा हुआ था। मैंने एडवांस में भुगतान कर दिया क्योंकि मैं सुबह जल्दी निकलने वाला था। जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मुझे पीछे से आवाज आई। बस उस व्यक्ति ने मुझे बोला, बहुत अच्छी नींद लेना, और फिर वो मुझे देखकर धीमे धीमे हंसने लगा। शायद इससे मुझे डर जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि यह कमरा मेरे ट्रक के दिशा में तो था ही नहीं, बल्कि बिल्डिंग के दूसरे तरफ कूड़ेदान की ओर था। बिस्तर तो आरामदायक लग रहा था और कमरा बड़ा भी था, लेकिन मेरे मन में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कालीन पर गहरे दाग थे, दीवारों पर निशान थे और बाथटब में एक काली प्लास्टिक की थैली रखी हुई थी। जिज्ञासा मैंने उसके ऊपर का हिस्सा हटाया और मैं लगभग उल्टी ही कर बैठा। उसके अंदर एक सुअर का सिर रखा हुआ था, वो भी किसी कसाई की तरह साफ साफ काटा नहीं गया था, बल्कि बेहद भयानक और गंदे तरीके से रखा हुआ था। ये नजारा इतना घिनौना था। वैसे भी दीवार पर कॉकरोच रेंग रहे थे। मैंने नहाने या बाथरूम इस्तेमाल करने का तो विचार ही छोड़ दिया। पर्दा खींच दिया और उस भयानक दृश्य को भूलने की कोशिश करने लगे। कुछ देर के बाद मेरी नींद खुली। मेरे अलार्म से नहीं, बल्कि कमरे के बाहर कुछ आती आवाजों से। रात के 2 बजे थे। इतनी रात को बाहर कौन होगा? मैंने सोचा कोई मेहमान होगा और सोने की कोशिश करने में लगा होगा, लेकिन तभी मुझे मेरे दरवाजे में चाबी घुसने की आवाज आई। मैं तुरंत बिस्तर से कूदा और बाथरूम में जाकर टब के अंदर छिप गया। उसी सुअर के सिर के बगल में पर्दा खींचा हुआ था, लेकिन उसमें बने छेद से मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। मैंने देखा कि एक आदमी स्किन मास्क पहने बिस्तर की ओर गया। उसके हाथ में कुछ तो था। उसने कंबल हटाया और गुस्से में बड़बड़ाया। फिर उसके थोड़ी देर बाद रिसेप्शन वाला आदमी भी फुसफुसाते हुए अंदर घुसा। उसने बोला, क्या हुआ? मास्क वाले आदमी ने बोला, यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है वे आदमी पहले ही यहाँ से चला गया है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वह आदमी मुड़ा और सीधा बाथरूम की ओर बढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है। मैंने खुद को टब में सिकोड़ लिया, जैसे कि मेरी हरकतें मुझे अदृश्य बना देगी। वह आदमी बाथरूम में कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसने खांसा और टब में थूक कर बाहर की ओर चला गया। मैंने काफी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग उठाया और पीछे वाले इमरजेंसी गेट से बाहर निकल गया।
मैं भागता हुआ अपने ट्रक तक पहुंचा। मैंने इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा। जब मैं जा रहा था, मैंने खिड़की में उसी आदमी को देखा। वही डरावनी, बिना दांतों वाली मुस्कान लिए वो मुझे घूर रहा था। मैंने पीछे मुड़ के उसके बाद नहीं देखा। करीब 30 मील चलने के बाद एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर ने मुझे रोका। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमको पता है तुम्हारे ट्रक का पिछला गेट खुला हुआ है? मुझे कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैं उतर के उसे देखने की कोशिश करने लगा। मेरे काफी सारा माल चोरी हो चुका था। कई बॉक्स फटे हुए थे। मैंने उस ऑफिसर को सारी बात बताई, होटल के बारे में, वहां के आदमी के बारे में, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ सब मैंने उस ऑफिसर को बताया। उसने सिर हिलाया और मुझे उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि वो होटल 20 मील पीछे है। उसका मालिक 4 साल पहले ही मर चुका है। वह जगह तब से ऐसे ही बंद पड़ी हुई है। तो भला तुमने कैसे वहां रात गुजारी और तुमने कैसे उस व्यक्ति को वहां देखा? ये सारी बात सुनते तो मेरी रूह कांप गई। मेरे दिमाग में अब उल्टे उल्टे ख्याल चलने लगे थे कि क्या वो आदमी सही में एक आत्मा थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साइलम है और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह खुद मेरे साथ ही घटित है। तो चलिए मैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। यूरोप के कोने कोने से माल ढोता आया हूँ। नेदरलैंड की भीड़ भाड़ वाले बंदरगाह से लेकर स्कैंडिनेविया के बर्फीली सड़कों तक मैंने ट्रक को चलाया है। क्या कुछ नहीं देखा मैंने, लेकिन जो मैंने पिछले साल की सर्दियों में देखा उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो नवंबर का आखिरी हफ्ता था। मैंने पोलैंड से एक लोड उठाया था जो रोमानिया जाने वाला था। रास्ता काफी लंबा और सुनसान था। घने जंगल, ऊंचे नीचे बर्फों से ढके हुए सड़क और मौसम का कोई भरोसा नहीं था। बर्फ लगातार गिर रही थी जिससे सड़क फिसलन भरी हो गई थी। हर मोड़ पर हादसे होने का डर रहता है, इसलिए मैं बहुत ही संभाल कर धीमी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। शाम के समय 5 बजे बहुत अंधेरा हो गया था। मेरी ट्रक की हेडलाइट ही थी इकलौती जो रोशनी दे रही थी, जो उस सफेद बर्फ पर लंबी परछाई बना रही थी। मैंने रेडियो चला रखा था, लेकिन पुराने गाने उस माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। कई घंटे ड्राइव कर चुका था मैं और मुझे थकावट भी हो रही थी। आंखें भारी हो रही थी, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मुझे बस गर्म खाना और बिस्तर चाहिए था, लेकिन अगला ट्रक स्टॉप आने में अभी 2 घंटे बाकी थे। रास्ते में रुकना मुमकिन भी नहीं था। इतनी बर्फ में रुकना मतलब खतरा मोल लेना। इसी बीच एक तीखा मोड़ आया और तभी कुछ अजीब सा सड़क पर से गुजरता हुआ मुझे दिखा। तेज, बहुत तेज। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक एक समय के लिए फिसल कर जाकर आगे रुका। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो चीज हिरन नहीं थी, न ही कोई लोमड़ी थी। वो बहुत ही अजीब थी। उसकी चाल किसी जानवर जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैं कुछ सेकंड वहीं रुका रहा। मेरी सांसें शीशे पर धुंध बना रही थी। फिर मैंने खुद को संभाला और वहां से चल पड़ा, लेकिन अब और भी ज्यादा सतर्क हो चुका था मैं। करीब 1 घंटे के बाद मुझे एक गांव की रोशनी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक को गांव के किनारे में रोक दिया। बाहर काफी ठंड थी। गांव सुनसान था। शायद सब अंदर ही होंगे। इतने ठंड में भला कौन ही बाहर निकलेगा। वहां पर एक छोटा सा कैफे खुला हुआ था। मैं वहीं चला गया। अंदर घुसते ही मैंने घंटी बजाई तो काउंटर पर एक खड़ी महिला ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। मैंने उससे थकी हुई आवाज में कहा, एक कॉफी दीजिए प्लीज। वो चुपचाप मशीन चलाने लगी। मैंने इधर उधर देखा। कैफे बिल्कुल खाली था। बस कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो चाय पी रहा था। वो मुझे घूरने लगा और फिर उसने बोला, तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो। मैंने कहा, नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैं यहाँ पे आ गया। फिर वे बोला, रात में इन रास्तों पर सावधानी से चलना। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। मैं बात को और बढ़ाना नहीं चाहता था। फिर वो धीरे से बोला, मेरी बात पे तुमने गौर किया ना? यहाँ के जंगलों में
कुछ ऐसी चीजें रहती हैं, लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मैंने उसको खुद देखा है। कुछ ऐसी खतरनाक चीजें जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर एक ठंडी सी लहर मेरे शरीर में दौड़ पड़ी। एक ठंडी सी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, कैसी चीजें? उसने धीरे से बोला, कुछ लोगों का कहना है कि वो कोई जानवर है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो भेड़िए जैसा है, मगर उससे कई गुना खतरनाक। मैं हल्का सा हंसा और उससे बोला, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ना? वो गंभीर हो गया और बोला, तुम मानो या ना मानो, पर जब तुम्हारा सामना उससे होगा तो याद रखना, तुम ये मत बोलना कि मैंने तुमको चेतावनी नहीं दी थी। कॉफी पीकर मैं बाहर आया। हवा बिल्कुल काटने जैसी चल रही थी और हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। जल्दी से मैं ट्रक में जाकर बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। गांव पीछे छूट चुका था, फिर वही घना अंधेरा। 1 घंटे बाद फिर मुझे कुछ दिखाई दिया। इस बार साफ साफ वो चीज सड़क पर खड़ी थी। पहले तो मुझे लगा कि कोई हिरन है, लेकिन फिर ध्यान से देखने पे पता लगा कि वो चीज अपने 2 पैरों पे खड़ी है, बिल्कुल काले रंग की। उसकी आंखें किसी पीले बल्ब जैसी चमक रही थी। उसके पंजे बहुत बड़े बड़े थे, जो कि मेरे ट्रक के हेडलाइट की रोशनी में बिल्कुल दिख रहा था। वो एक भेड़िया था, जैसा उस व्यक्ति ने मुझे बताया था। जैसे ही उसकी पीली चमकती आंखें मेरी तरफ देखी, मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया। मैंने तुरंत एक्सीलेटर पर पैर दबाया और ट्रक को मोड़कर जैसे तैसे उस चीज से बचाया। और फिर तभी वो चीज अचानक जंगल में कूद गई, बहुत तेजी से। वह इंसान तो नहीं थी, ये तो पक्का था। मैं तब तक नहीं रुका जब तक अगला ट्रक स्टॉप ना आ गया। मैंने गाड़ी वहां खड़ी की और गहरी सांस ली। डर अब मेरे अंदर बिल्कुल बैठ चुका था। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से एक कैफे में रुका। ये वाला थोड़ा भीड़ भाड़ वाला था। खाने का ऑर्डर दिया, पर मैं अभी भी बेचैन था। बगल में ही टेबल पर 2 आदमी आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैंने सुना, एक आदमी बोल रहा था, तूने सुना क्या? पोलैंड बॉर्डर के पास कुछ अजीब चीज देखा गया है, भेड़िए जैसा, जो अपने दोनों पैरों पे खड़ा रहता है। दूसरे ने बोला, मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा है कुछ महीनों पहले। उसे देखकर तो ऐसा लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं उनकी बात सुनते ही बोल पड़ा, सच में आप इन सब चीजों पे यकीन करते हो क्या? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और बोला, जो चीज हमने खुद अपनी आंखों से देखी है तो भला उस पर हम शक कैसे कर सकते हैं? हम तीनों ने अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को बताई। एक एक कहानी हद से ज्यादा डरावनी थी। रात मैंने पास के ही एक रेस्ट स्टॉप में बिताई। अब और नहीं चला जाता था मुझसे। सुबह सूरज निकला, बर्फ कुछ पिघलने लगी थी, पर रात का डर अभी भी मेरे साथ था। मैं आज भी जब उस रास्ते से गुजरता हूँ तो मेरी आंखें हर मोड़ पर, हर झाड़ियों में टिकी रहती है और बस यही सोचता हूँ कहीं वो फिर से मुझे ना दिख जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। मैं आपको बता दूं, पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और कई सालों से मैं ट्रक ड्राइव करता हुआ आया हूँ। आमतौर पे हम तो ज़्यादातर रात की ही डिलीवरी करते हैं, क्योंकि रात में पुलिस का खतरा बहुत कम होता है और लीगली जो सामान होते हैं वो हम लोग रात में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली मैं इलीगल काम तो नहीं करता, सारे काम लीगली करता हूँ, लेकिन पुलिस का खतरा तो बना ही रहता है, चाहे आप कोई सा भी काम करें। रात के समय सड़कों पे, सुनसान जगहों पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने कल्पना की होती है, ना कभी किसी ने देखा होता है, लेकिन वो चीज़ें उन्हें दिख जाती है। मैंने भी ट्रक चलाते समय बहुत से ऐसी चीज़ों का सामना किया है, लेकिन जो चीज़ मैंने सर्दियों की रात देखी थी, उस चीज़ को देखने के बाद मेरी तो रूह कांप गई। तो बात आज से लगभग 5 साल पहले की है। मेरे को न्यूलोडिया से सामान उठाकर दूसरी सिटी में जाना था। रात का समय था, रात के तकरीबन 10 से 10:30 बजे होंगे। मैंने माल को गोदाम से उठाया और दूसरी सिटी की तरफ
बढ़ने लगा। रास्ते पर कोहरा छाया हुआ था और बर्फ भी गिरी हुई थी। मैं ट्रक में गाने चलाते हुए ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते करते अभी मुझे कुछ ही घंटे हुए होंगे कि मुझे भूख लगने लगी। मैंने सोचा कि अगर पास में कोई ढाबा मिल जाए तो मैं वहाँ पर रुककर कुछ खा लूँगा। थोड़ी दूर और आगे चलने पे मुझे एक ढाबा दिखाई देता है। मैं उस ढाबे के साइड में ले जाकर अपनी ट्रक को रोक देता हूँ और ट्रक से उतरकर उस ढाबे में पहुँचता हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वहाँ पर 2 आदमी और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ढाबे में बैठा हुआ है। वो दोनों व्यक्ति कुछ खा रहे थे और ढाबे का जो ओनर था वो अपना काम में व्यस्त था। मैंने जाते उससे बोला कि भैया कुछ खाने को लगा दो, बहुत भूख लगी है और हाँ, खाना गर्मा गर्म होना चाहिए। उसने कहा ठीक है सर, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देता हूँ। उसके बाद वो मेरे लिए चिकन लेकर आया। चिकन को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया और मैंने चिकन खाना शुरू कर दिया। लगभग कुछ देर में ही मैंने खाना ख़त्म कर लिया और फिर मैंने सोचा कि सफ़र लंबा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े चिकन पैक करवा लिए जाए रास्ते के लिए, कि अगर रास्ते में भूख लगेगी तो खा लिया जाएगा। उसके बाद ढाबे के ओनर ने मुझे चिकन पैक करके दे दिया और मैंने उसके पैसे पे किए और वापस अपनी ट्रक की तरफ बढ़ा। ट्रक की तरफ बढ़ते समय उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई और अपनी तरफ इशारा करके मुझे बुलाया। जब मैं उसके पास गया तो उसने बोला, बेटा तुम चिकन तो ले जा रहे हो, लेकिन ध्यान रहे कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई जंगली जानवर दिखे या कुछ भी तुम्हें अनहोनी महसूस हो तो ट्रक को ना रोकना और ना ही ट्रक से बाहर निकलना। मैंने बोला, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने बोला, रात के समय इस सड़कों पे कुछ अजीब चीज़ें घूमती है जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मैंने उसकी बात को हामी भरी। मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं वापस ट्रक में बैठकर अपने ट्रक को भगाने लगा। अभी मुझे ट्रक चलाते चलाते लगभग आधा घंटा ही हुआ होगा कि मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की की कांच अभी हल्की सी खोल रखी थी, इसलिए मुझे आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के साथ साथ भाग रहा हो, लेकिन जब मैंने ध्यान से इधर उधर देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने ट्रक की कांच को ऊपर कर लिया। मुझे लगा शायद हवा की आवाज़ होगी और ट्रक को दोबारा भगाने लगा। उस सुनसान रास्ते पे केवल मेरी ट्रक की ही रोशनी थी जो चमक रही थी और कोई दूसरी गाड़ी उस रास्ते से अभी नहीं जा रही थी। लगभग काफ़ी टाइम हो गया था मुझे गाड़ी चलाते, लेकिन मुझे एक भी गाड़ी नज़र नहीं आई थी। अभी थोड़ी देर और ही हुए होंगे कि तभी मुझे मेरे ट्रक के सामने से कोई परछाई भागती हुई नज़र आई। एक समय के लिए उसे देख के मैं दंग रह गया। मैंने तुरंत अपने ट्रक की ब्रेक मारी। ब्रेक लगाते ही मेरा ट्रक थोड़ा फिसलता हुआ आगे की तरफ गया, लेकिन कैसे भी करके मैंने ट्रक को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद मैं ट्रक से तुरंत उतरा और इधर उधर देखने लगा कि आखिरकार वो चीज़ क्या थी जो मेरे ट्रक के सामने से गुजरी। मैं उधर उधर देख ही रहा था कि तभी दूर एक बर्फ़ के पीछे मुझे एक साया खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो देखने में किसी इंसान की तरह लग रहा था। मैंने सोचा शायद कोई इंसान है जो रास्ता भटक गया है और शायद उसे मदद की ज़रूरत होगी। मैंने दूर से ही चिल्ला के कहा, ओ भाई, क्या आप रास्ता भटक गए हो? आप चाहो तो मैं आपको अपने साथ कहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन उधर से कुछ भी जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि शायद उस व्यक्ति ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी है। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगता हूँ। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जला ली थी, ये देखने के लिए कि आखिरकार वो कौन है। अब मैं उससे बस कुछ ही कदमों की दूरी पे ही था। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश उसकी तरफ की और वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि एक 7-8 फीट लंबा कोई जीव मेरे ठीक सामने खड़ा है। देखने में तो वो किसी भेड़िए जैसा लग रहा था, लेकिन वो अपने 2 पैरों पे खड़ा था। मैं सोच में पड़ गया कि भला ऐसा जीव भी हो सकता है क्या? उसके पंजे
इतने लंबे लंबे थे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे एक ही सेकंड में मुझे मौत के घाट उतार देगा। और तभी उसने एक गुर्राहट की चीख मारी और मेरी तरफ भागने लगा। उसको देखने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और सीधा अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। भागते भागते कैसे करके मैं ट्रक के अंदर चढ़ा और ट्रक का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो ठीक मैं ट्रक के सामने आकर रुक गया। मैंने कुछ नहीं समझा और तुरंत ट्रक को शुरू किया और उसकी तरफ भगाने लगा। वो ट्रक को अपनी तरफ आता देख साइड हट गया, लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने मेरे ट्रक के पिछले वाले टेलर को पकड़ लिया था और ट्रक के साथ ही साथ आ रहा था। मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा अपने साथ एक शॉटगन लिए रहता हूं अपनी रक्षा के लिए। तो मैंने पीछे हाथ डाल के उस शॉटगन को निकाल लिया। वो मेरे ट्रक के साथ चिपका हुआ आगे बढ़ रहा था। मैंने ट्रक को हल्का स्लो किया और खिड़की हल्की नीचे करके मैंने उसके ऊपर एक शॉटगन फायर कर दी। शॉटगन लगते ही वो नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। जब मैं दूसरे शहर में पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रक पे खुरेचे जाने के निशान बन गए हैं। वो जीव जो भी था उसने मेरे ट्रक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। और तब जाके मुझे उस व्यक्ति की बात याद आई जो उसने मुझे बताई थी। और शायद ये जीव उसी टाइम से मेरा पीछा कर रहा था, क्योंकि मैंने चिकन पैक करवा रखा था और शायद वो चिकन की ही सुगंध से मेरा पीछा कर रहा था। अगर उस रात मैं भागा ना होता और सही समय पे ट्रक में ना चढ़ा होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। ये सोचने के बाद आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरा नाम चंदन है और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ ही घटित है। तो मैं सीधा अपनी कहानी पर आता हूँ। मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले का रहने वाला हूँ। आमतौर पे आपको पता होगा कि बिहार में ज़्यादा रोज़गार नहीं होता है, जिसके कारण लोग शहर की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शहर की तरफ नहीं जा पाते हैं और गांव में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन गांव में रहने के लिए रोज़गार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं गांव में मात्र एक ऐसा रोज़गार है एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, जिसको करने के बाद लोग अपनी जीविका जीते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कई अलग अलग काम करके अपना पेट पालते हैं। ठीक उसी तरह मैं भी ट्रक चलाकर अपने फैमिली का गुजर बसर करता था। तो ठीक एक बार की बात है, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था क्योंकि रात का समय होने वाला था और सुबह से ही बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी और बारिश छूटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मेरे फ़ोन पर एक कॉल आता है। जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो पता लगा कि सामने मेरे सेठ है। मैंने कॉल को तुरंत रिसीव किया। मैंने बोला, हाँ सर बोलिए, क्या काम है। उधर से आवाज़ आई कि एक अर्जेंट डिलीवरी है, क्या तुम करने जाओगे, क्योंकि मेरे पास कोई और वर्कर खाली नहीं है जिसको मैं वहाँ भेज सकूँ, और ये डिलीवरी बहुत ही अर्जेंट है जो कि कल वहाँ पे पहुँचनी है और उसके लिए तुमको आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा। मैंने कहा, सर आज रात को? तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि इस माल की सुबह रिक्वायरमेंट है और हमको ये कैसे भी करके वहाँ पहुँचाना है। बॉस ने कहा कि इसके तुम्हें अच्छे पैसे भी दिए जाएंगे। आप तो जानते ही हैं पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती। तो मैंने भी उनको हाँ बोल दिया। मेरे सेठ ने कहा कि तुम अपने दोस्त वीरू को भी साथ ले सकते हो। मैं आपको बता दूँ, वीरू मेरा दोस्त है जो कि मेरे साथ ही ट्रक पर रहा करता था। तो मैंने कॉल कट की और वीरू को कॉल लगाया। जब मैंने वीरू को कॉल लगाया तो वीरू की वाइफ ने कॉल उठाया और उन्होंने बोला कि वीरू की तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और वो कहीं नहीं जा सकते। अब मेरे को अकेले ही जाना था इस डिलीवरी के लिए। तो मैं अपने घर से छाता लिए अपने गोडाउन की तरफ पहुंच गया। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मेरा सेठ भी वहीं पे था। उसने
सारा माल ट्रक में लोड करवा दिया था। ट्रक में लोड करवाने के बाद मैं वहाँ से तकरीबन 9:30 बजे के करीब माल को लेकर उस जगह की तरफ निकल गया जहाँ पे मुझे इसकी डिलीवरी देनी थी। वह जगह हमारी जगह से तकरीबन 4.5 घंटे की दूरी पर था। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे ट्रक को भगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। बारिश भी अभी तेज़ हो रही थी, इसी कारण मैं ट्रक को भी ज़्यादा तेज़ नहीं भगा सकता था, क्योंकि आप जानते हैं गांव के सड़कों का हाल कैसा होता है। इसलिए मैं ट्रक को ज़्यादा स्पीड नहीं भगा सकता था, क्योंकि ट्रक में पूरा माल लोड हुआ पड़ा था और ज़रा सी भी गलती के कारण ट्रक पलट भी सकती थी। इसलिए ट्रक को मुझे बहुत ही आराम से चलाना पड़ रहा था। ट्रक को चलाते चलाते अब मुझे 2 घंटे बीत चुके थे और मैं अब तक आधे रास्ते पहुंच चुका था। उसके बाद जब मैं थोड़ी और आगे गया तो वहां से मैंने पाया कि एक जंगल शुरू हो रहा था। आप उसको यूं बोल सकते हैं कि वो तकरीबन 600 मीटर लंबा एक जंगल है, जिसमें बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं और भी कई प्रकार के पेड़ उसमें लगे हुए हैं। मैं उस जंगल को अब क्रॉस करने वाला था। क्रॉस करते करते अभी मैं जंगल के थोड़ा ही अंदर आया हूँगा, तभी मुझे टॉयलेट लगने लगी। मैंने सोचा कि क्यों न ट्रक को रोककर जल्दी टॉयलेट कर लिया जाए, और अब बारिश भी हल्की हल्की बंद हो चुकी थी। बस बारिश के हल्के हल्के फुहारे हो रहे थे। तो मैं ट्रक को एक साइड में रोकता हूँ और उतरकर पास की ही झाड़ियों में जाकर टॉयलेट करने लगता हूँ कि तभी मुझे झाड़ियों से एक हल्की सरसराहट की आवाज़ आती है। तो मुझे लगता है शायद कोई चूहा या गिलहरी होगा जो कि यहाँ से गुजर रहा होगा, और उसके बाद फिर से मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ। तभी झाड़ियों से मैंने देखा कि एक कुत्ता बाहर आया। वो कुत्ता पूरे काले रंग का था, उसकी आंखें रात में चमक रही थी। एक सेकंड के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन बाद में मैंने कहा, ओह, ये तो सिर्फ एक कुत्ता है। उसके बाद मैं अपना काम करने लगा। मैंने जल्दी से अपना काम ख़त्म किया और वापस अपनी ट्रक की तरफ मुड़कर जाने लगा। तभी मैंने देखा कि वह डॉग ठीक अब मेरा पीछा करने लगा है। मैंने एक जगह रुककर उसे भगाने की कोशिश की। वो भागा तो नहीं, लेकिन वहीं पर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उसके बाद मैं दोबारा ट्रक की तरफ बढ़ने लगा तो मैंने फिर पाया कि वो कुत्ता फिर मेरे पीछे पीछे आने लगा। अब उसकी इस हरकत पे मुझे गुस्सा भी आ रहा था, और एक बात मेरे दिमाग में अभी भी चल रही थी कि कुत्ता जैसा जानवर, वो भी इतनी दूर एक सुनसान सड़क पे भला कर क्या रहा है। लेकिन मैंने इस सब बातों पे ध्यान नहीं दिया और इधर उधर किसी चीज़ को देखने लगा। तभी मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। मैंने वो लकड़ी का टुकड़ा उठा के उस कुत्ते के ऊपर दे मारा। कुत्ते के ऊपर जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा लगा, वह कुत्ता बहुत तेज़ी से गुर्राने लगा। मुझे तो डर लगने लगा कि कहीं ये मुझे काट ना ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मेरे देखते ही देखते वह कुत्ता आग की तरह जलने लगा। उसके ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे वह अंगारों में बैठा हुआ हो। उसकी आंखें एकदम लाल ज्वालामुखी जैसी हो गई थी। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं दोबारा अपनी ट्रक की तरफ घूमा और भागने लगा। जब मैं भाग रहा था तो मुझे पता चल चुका था कि वो कुत्ता मेरा पीछा कर रहा है। वो कुत्ता भौंक तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी गुर्राहट की आवाज़ भौंकने से भी कई ज़्यादा भयानक थी। मैं दौड़ते दौड़ते अपने ट्रक में चढ़ा और ट्रक के दरवाज़ा लॉक कर दिया। वे कुत्ता अभी भी ट्रक के बाहर खड़े होकर मेरे ट्रक की खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसको देखकर तो मैं अचंभा रह गया, क्योंकि वो मैं ट्रक के इतना ऊंचा ऊंचा छलांग लगा रहा था, जबकि मैंने ऐसे किसी कुत्ते को करता हुआ नहीं देखा था। मैं अब ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रक शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी मैंने देखा कि वह कुत्ता अब ठीक मेरे ट्रक के सामने आ गया है
और देखते ही देखते कुत्ते ने किसी इंसान का रूप ले लिया। वह इंसान बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आँख की जगह तो काले गहरे धब्बे थे, उसके दांत सड़े हुए थे और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खून से नहा लिया हो। कि तभी उसने एक तेज चीख मारी और वहाँ से कहीं गायब हो गया। अब यही मौका था, मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की और भगवान की दया से इस बार ट्रक स्टार्ट भी हो गया। मैं तुरंत ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। अभी मुझे ट्रक को भगाते हुए थोड़े ही समय हुए होंगे कि तभी मैंने पाया कि वही इंसान ठीक मेरे ट्रक के पीछे मेरे ट्रक के साथ साथ भाग रहा है। ये देखने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया और अपने ट्रक को बहुत तेज़ी से भगाने लगा। मैं ये नहीं देख रहा था कि बारिश का मौसम है या फिर मेरी ट्रक लोडेड है। मैं ट्रक को बस भगाए जा रहा था, वो भी फुल स्पीड में, जब तक मैं उस जंगल से ना निकल गया। जैसे ही मैं उस जंगल से निकला तो मुझे पता चला कि वो चीज़ जो भी थी वो ठीक जंगल के पीछे लास्ट एंडिंग पर खड़े होके मुझे देख रही है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वह जंगल ही उसका घर है और वह जंगल से बाहर नहीं आ सकता है। उसके बाद कैसे कैसे करके मैं माल को उसकी सही जगह पर पहुंचा देता हूं और सुबह ही सुबह वहां से निकलकर वापस अपने घर आ जाता हूं। यह सारी घटना जब मैं अपनी माँ को बताता हूँ तो मेरी माँ बोलती है कि तेरा पाला शायद किसी भूत या पिशाच से पड़ा था, वे तो भगवान की कृपा है जो तुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम डैनियल है और मैं कैलिफोर्निया का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे दोस्त टाइसन के साथ घटित है। मैं आपको बता दूं कि पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। हालांकि उस समय मैं और मेरा दोस्त टाइसन हम एक ही साथ काम किया करते थे, एक ही कंपनी में। लेकिन अब टाइसन एक अलग कंपनी में वर्क करता है क्योंकि उसको इससे अच्छी जॉब मिल गई है। तो घटना आज से तकरीबन 3 साल पहले की है, जब मैं और टाइसन एक साथ ही काम किया करते थे। वैसे टाइसन मेरा हेल्पर था और एक अच्छा दोस्त भी था, लेकिन कंपनी के रूल के हिसाब से हम कंपनी में दोस्ती तो नहीं निभा सकते, इसलिए वो मेरे साथ ट्रक में रहा करता था। साथ ही में मैं उसे ट्रक चलाना भी सिखा रहा था। तो बात एक दिन की है, जब मैं और टाइसन माल को डिलीवर करके वापस जब गोडाउन पहुँचे तो हमारे बॉस ने कहा कि तुम दोनों के लिए एक और काम है। ये कुछ मटेरियल्स हैं जो अर्जेंटली दूसरी सिटी में हमको पहुंचाना है और इसको कल तक वहां पहुंचा देना है। हमने कहा बॉस हम तो अभी तो आए हैं, आप किसी और से करवा लीजिए ना। बॉस ने कहा नहीं, सारे ट्रक बाहर गए हुए हैं और ये काम तुम दोनों के सिवा और कोई कर भी नहीं सकता है क्योंकि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे हो और मुझे तुम दोनों पे पूरा विश्वास है। अब हम बॉस की बात को टाल भी नहीं सकते थे, इसलिए हमने बॉस को बोल दिया कि ठीक है, आप माल को लोड करवाइए, हम लोग घर जाते हैं और शाम को हम आ जाएंगे। बॉस ने भी हामी भर दी और उसके बाद मैं और टाइसन घर चले गए। घर जाने के बाद हमने नहाया, खाना पीना खाया और तकरीबन रात के 8 बजे दोबारा गोडाउन पहुँचे। अब तक माल ट्रक में लोड हो चुका था। बॉस ने हमें उस सिटी का पता दिया और साथ ही में बोला कि अगर तुम लोग ये काम कर देते हो तो तुमको अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा। बोनस का नाम सुनकर मैं और मेरा दोस्त टाइसन बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हमने बॉस को बोल दिया कि चिंता मत कीजिए बॉस, हम लोग ये डिलीवरी टाइम से पहले ही कर देंगे। हमने ये बात बोल तो दी थी, लेकिन हमें पता था कि हमको कितनी मुश्किल होने वाली है। तकरीबन 6 घंटे का रास्ता दोस्तों, वो भी ट्रक से, कोई आम बात तो नहीं है।
वो भी ट्रक लोडेड हुआ। खैर हमने इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं की और रात के तकरीबन 8:30 बजे ट्रक लेकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। रात के तकरीबन 12 बजने को आए थे और अब हम दोनों को हल्की हल्की भूख भी लगने लगी थी। तभी मेरे दोस्त टाइसन ने कहा कि यार मेरे को ना भूख लग रही है, देखना कहीं होटल है तो वहाँ रोक, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। मैंने कहा भूख तो मुझे भी लग रही है, ठीक है रुक, अगर कहीं होटल दिखता है तो वहाँ पर मैं ट्रक को रोक दूँगा। उसके बाद कुछ दूर और आगे जाने के बाद हमको हाईवे के साइड में एक होटल मिला। हम लोगों ने ट्रक को वहीं रोका और उतरकर होटल के अंदर चले गए। होटल में जाने के बाद हमने वहाँ से चिकन करी पैक करवाई और पैक करवाने के बाद ट्रक में बैठकर दोबारा ट्रक को स्टार्ट करके अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब हम एक ऐसे जगह की तलाश में थे जहाँ पर हम आराम से खा पी सके। खैर हम लोग हाईवे पर तो ट्रक रोक कर खा नहीं सकते थे, क्योंकि हाईवे काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह होती है और वहाँ पर ट्रक को रोक देना गैर कानूनी भी होता है, जिसकी वजह से हमको जुर्माना भी भरना पड़ता। इसलिए हम ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ पर हम अपने ट्रक को रोक कर खाना खा सके। ठीक ऐसे ही चलते चलते हमको एक रास्ता दिखा जो हाईवे से नीचे की तरफ उतर रहा था और एक जंगल की तरफ जा रहा था। हमने सोचा कि क्यों ना इधर ही ट्रक को बढ़ा लिया जाए और थोड़ी दूर आगे जाकर ट्रक रोककर हम खाना खा लेंगे। ये बात मैंने टाइसन को बोली। टाइसन ने भी हामी भर दी। उसके बाद ट्रक को हम लोगों ने उसी रास्ते की तरफ मोड़ लिया। हम जंगल के कुछ अंदर जाना चाहते थे ताकि हमको हाईवे ना दिखे और न ही हाईवे का शोर शराबा हो, ताकि हम आराम से खाना खा सके। उसके बाद हम थोड़े जंगल के अंदर आ गए और एक जगह पर हमने ट्रक को रोक दिया। ट्रक को रोकने के बाद हम लोगों ने ट्रक में ही इमरजेंसी लाइट जला ली और चिकन करी निकाल कर खाने लगे। वाकई में चिकन की खुशबू बहुत ही बेमिसाल थी और पूरे जंगल में फैल गई। उसके बाद हम मज़े से चिकन करी खा रहे थे। अभी हम चिकन करी खा ही रहे थे कि तभी हमें ट्रक के ऊपर से कुछ चहलकदमी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे हमारे ट्रक के ऊपर कोई तो चल रहा है। लेकिन टाइसन ने कहा कि शायद कोई पेड़ का टुकड़ा गिरा होगा और हमको ऐसा लग रहा है। मैंने भी सोचा कि हाँ, टाइसन सही ही बोल रहा होगा। भला इस जंगल में और क्या ही हो सकता है, छोटे मोटे जानवर ही तो होंगे। उसके बाद हम लोगों ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चिकन करी खाने लगे। खाना खाने के बाद अब हम लोगों का पेट भर चुका था, तो बाकी जो चिकन के टुकड़े बचे हुए थे और हड्डियां बची हुई थी, हम लोगों ने उसको पॉलीथीन बैग में डालकर खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया और पानी पीकर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया जाए। फिर उसके बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। यह बात टाइसन को भी मंजूर थी, क्योंकि अभी सफ़र थोड़ा लंबा था और हम लोग थक भी चुके थे, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा आराम करने की ही सोची। उसके बाद हम लोगों ने लाइट ऑफ किया और ट्रक में ही सो गए। लगभग हमें लेटे लेटे 20 मिनट ही हुए होंगे कि तभी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ को खा रही हो। मैं ट्रक के अंदर उठकर मैंने लाइट जलाई तो पाया कि टाइसन तो अब गहरी नींद में जा चुका है, लेकिन यह आवाज़ शायद ट्रक के बाहर से आ रही थी। मैंने ट्रक के कांच से ही देखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि सामने ही कोई परछाई बैठी हुई है और शायद हमने जो हड्डी के टुकड़े फेंके हुए थे उसे खा रही है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर कौन सा ऐसा जानवर आ गया है यहाँ पर। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था कि तभी वो जीव खड़ा हो गया।
ये देखकर तो मैं दंग रह गया कि भला कोई जानवर अपने दोनों पैरों पे कैसे खड़ा हो सकता है, वो भी जीव तकरीबन 7-8 फीट लंबा था। और ऐसा तो कोई जानवर हो ही नहीं सकता जो इतना लंबा हो। मैंने ट्रक की कांच को हल्का सा नीचे किया, अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला के उसकी तरफ की। अब तो उसके देखने के बाद मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो तकरीबन 7-8 फीट तो लंबा था ही, साथ ही में उसके शरीर पे काले काले बाल थे। वो पूरा बाल से ढका हुआ था। उसके ऊपर फ्लैश पड़ते ही वो मेरी तरफ मुड़ गया और तब मैंने उसको पूरा देखा था। उसका मुंह किसी भेड़िए जैसा लग रहा था। उसके हाथ के पंजे इतने बड़े बड़े थे, मानो अगर वो किसी को मारना चाहे तो एक ही झटके में उसको मौत के घाट उतार सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन सा जीव है। वो अभी मेरी तरफ गुर्राने लगा और एक तेज की चीख मारी उसने। तभी तुरंत मैंने ट्रक का कांच वापस बंद कर दिया। उस जीव की आवाज़ अब पूरे जंगल में गूंज चुकी थी। उसकी आवाज़ को सुन के मेरा दोस्त टाइसन भी अब जग चुका था। वो जगते ही मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ, ये कैसी आवाज़ थी। मैंने उसको सारी बात बताई। ये बात सुनने के बाद वो भी डर गया। अब वो जीव जो भी था हमारे ट्रक को जोर जोर से टक्कर मारने लगा और कांच तोड़ने की कोशिश करने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक को स्टार्ट किया और रिवर्स गियर डालकर उसे घुमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो शायद जीव जो भी था वो हमको वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। वो ट्रक पर बार बार हमला किए जा रहा था, लेकिन कैसे भी करके मैंने ट्रक को घुमाया और उस जंगल से बाहर की तरफ ट्रक को भगाने लगा। मैं ट्रक को भगाते भगाते जंगल से हल्का सा बाहर निकला था कि तभी मैंने बैक मिरर में देखा कि वो जीव चांद की रोशनी में अब पूरा दिखाई दे रहा है। वो जीव सीधा हमारे ट्रक के पीछे पीछे भागे आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वे हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, लेकिन जैसे ही हम उस जंगल से बाहर निकले और हाईवे की तरफ बढ़े तो मैंने पाया कि वे जीव अब जंगल के स्टार्टिंग में आकर रुक गया है और वहाँ से हमें घूरे जा रहा है। मैंने उस पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक को हाईवे पर चढ़ाकर भगाना शुरू कर दिया। मुझे और तकरीबन कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद हम लोगों ने एक होटल लिया और वहीं पर रुक गए। हम लोगों ने आपस में बात की कि आखिर हम लोगों ने जो चीज़ देखी है वह चीज़ क्या थी। जब मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि लोग उसको वेयरवुल्फ कहते हैं। वे हल्का हल्का इंसान की तरह और भेड़िए की तरह दिखता है और अगर कोई इसके शिकंजे में आ जाए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता है। मैं वाकई समझ नहीं पा रहा हूँ क्या मैंने जो चीज़ देखी थी वो एक वेयरवुल्फ थी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।